नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए जो है आगामी परीक्षा जो है यूपी पुलिस हो गया, यूपी होमगार्ड हो गया या यूपी के जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया। खासतौर पर यूपी होमगार्ड बच्चों के लिए जो है लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चन है, लेकिन 30 क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चन है जो जो पक्का जो है एग्जाम में आने। 2-3 क्वेश्चन अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आपको 2-3 क्वेश्चन मिलने ही मिलने तय। तो चलिए आज हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं यूपी होमगार्ड के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन हमारा ये है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आप लोग बताइए फटाफट कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी के समिति के अध्यक्ष हैं ये कौन से हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। इसे ड्राफ्टिंग कमेटी को और किस नाम से जाना जाता है। जैसे आपको देखिए इसके अलावा और भी चीजें एग्जाम में पूछ सकती है। अभी आपको पूछ ले कि पांडुलेखन, इसमें आपको पूछ ले कि पांडुलेखन पांडुलेखन समिति क्या है। पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष अगर यही ड्राफ्टिंग कमेटी ना होता तो आपसे अगर पूछता पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष है तो कई लोग नहीं बता पाते कि पांडुलेखन किसे बोलते। पांडुलेखन समिति इसी को बोलते हैं, प्रारूप समिति को ही बोलते हैं। तो ये है, और इसका जो ऑप्शन हमारा ये होगा बी वाला, सी वाला होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारे नेक्स्ट को, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कुशीनगर के रूप में जाना जाता है जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ऑप्शन हमारा ए है, सारनाथ है, कुशीनगर है, बोध गया है, लुम्बिनी है। तो इसका बताइए आप लोग आंसर करेक्ट क्या होगा। तो इसका जो है देखिए ऑप्शन में है, पहला है सारनाथ है, कुशीनगर है, बोध गया है, लुम्बिनी है। तो इसमें है कुशीनगर के रूप में जाना जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसका जो होगा कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है, जहां गौतम बुद्ध ने जो है मृत्यु की घटना को बोलते हैं। ये जो मृत्यु की घटना को बोलते हैं, मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण बोला जाता है। एक होता है जिसे महात्मा बुद्ध ने जब घर को त्यागा था तो महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। और महात्मा बुद्ध जो है जो सर्वाधिक उपदेश, अगर इनका एक क्वेश्चन ये भी है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अगर देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। और इनकी भाषा पूछ लेता है कि बौद्धों की भाषा क्या थी। बौद्धों की भाषा आप बता सकते हैं कि पाली थी। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्धों की भाषा क्या थी, पाली थी। और महात्मा बुद्ध को क्या कहा, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनको एक ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया जो है महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो इनका इनका जन्म जो है हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी। अगर पूछे जन्म कहाँ कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और इतना ही बेसिक लगभग जानकारी मतलब पूछता है एग्जाम में। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। पत्तन नगर मतलब बंदरगाह, बंदरगाह मतलब कहा जहां से सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको बोलते हैं बंदरगाह। कलिबंगन है, लोथल है, रोपड़ है या मोहनजोदड़ो है। आप बताइए इसमें से कौन सा सही है, या हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कलिबंगन सही होगा, कि लोथल सही होगा, कि ये रोपड़ सही होगा या मोहनजोदड़ो सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो सही है कि बंदरगाह कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में हम कह सकते हैं बंदरगाह जो था ये लोथल था। लोथल बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसमें क्या था, लोथल, लोथल था। लोथल से कोई कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लोथल जो है किस नदी के किनारे है, आपसे अगर पूछ सकता है ये लोथल, लोथल जो है किस नदी के किनारे है। तो लोथल जो है ये पूछ सकता है भोगवा, भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल की खोज किसने की थी, ये भी पूछता है बहुत एग्जाम में। लोथल की खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी, रंगनाथ राव ने की थी इसकी खोज। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की। मोहनजोदड़ो को आप जान रहे हैं मृतकों का टीला कहा जाता है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये भारत में शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, बी वाला है लाल बहादुर शास्त्री या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। हमारा जो है चारों ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो भारत में शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा सही है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें बनेगा, भारत में शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब महात्मा गांधी की एक पत्रिका थी यंग इंडिया, आप लोग जानते हो यंग इंडिया, यंग इंडिया इनकी एक पत्रिका थी। अब बाल गंगाधर तिलक की जो है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानकारी दे देते हैं। इनकी जो है एक बहुत चर्चित पुस्तक है गीता रहस्य। ये जो है बहुत पूछा जाता है एग्जामों में, गीता रहस्य, गीता रहस्य पूछा जाता है। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित एक पत्रिका है। और इन्होंने किस भाषा में इसको लिखा है? इन्होंने जो मराठी भाषा में। अगर पूछे कि भाषा कैसी है, तो ये भाषा जो है इनकी थी मराठी भाषा में। पत्रिका जो लिखे हैं मराठी भाषा में लिखा था इन्होंने, ये मराठी भाषा में लिखा था। और इन्होंने जो पत्रिका, ये जो पत्रिका लिखी थी गीता रहस्य पत्रिका जो इन्होंने लिखा था 1915 में लिखा था। और कहां से लिखा था? ये मांडले जेल से लिखा था। इन्होंने ये पत्रिका जो लिखी थी मांडले जेल से लिखा था। और इनकी एक और पत्रिका है, मतलब केसरी भी इन्हीं की पत्रिका है, बाल गंगाधर तिलक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। हमारा है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये बताइए, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से? आप लोग बताइए कि जो है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो इसमें राष्ट्रपति होगा ऑप्शन में सही, कि प्रधानमंत्री होगा, कि उपराष्ट्रपति होगा, कि लोकसभा अध्यक्ष होगा? तो इसमें राज्यसभा का पदेन सभापति जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा सी। और ये जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ये किस आर्टिकल में है? ये हम कह सकते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में इसको कहा गया है। तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 64 यानी 64 में कहा गया है। और ये एक क्वेश्चन आ सकता है उपराष्ट्रपति से कि भारतीय संविधान में इसमें किस आर्टिकल में कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो है तो 63 में कहा गया है आर्टिकल। हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्टिकल 63 में जो है ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक जो है उपराष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल में है? ये 63 आर्टिकल में है। और ये आर्टिकल जान रहे हैं 75। और ये जो है राष्ट्रपति भारत का मतलब संविधान में प्रावधान किया गया कि भारत में जो है राष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 52 में दिया गया है। और लोकसभा का अध्यक्ष मतलब कोई भी विधेयक, धन विधेयक है, इसका जो है निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ये आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ये है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि? तो आप बता सकते हैं इस ऑप्शन में कि कौन सी ग्रंथि जो है मतलब कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो ये जो है हमारी मतलब पहला ऑप्शन है थायराइड है, या आप कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि है, या अग्नाशय है, या एड्रिनल है। तो इसमें कौन सा हो सकता है आप लोग बताइए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा ये पीयूष ग्रंथि बनेगा। पीयूष ग्रंथ, थायराइड में क्या होता है, जिसे जो घेंघा रोग होता है तो थायराइड की कमी से होता है, ये आप लोग जानते हैं। अग्नाशय इंसुलिन कौन सा स्रावित करता है? ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये पिछली बार जो है हाईकोर्ट के एग्जाम में आया था। तो ये इंसुलिन जो स्रावित करता है ये अग्नाशय करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो है इस एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि मतलब आता ही आता है। मतलब ये पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, या मध्य प्रदेश है, या महाराष्ट्र है, या राजस्थान है।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या होगा? तो आप मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बता सकते हैं। तो हमारा जो है सही आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा ये डी बनेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए अभी आप लोगों को इससे पहले आगे क्वेश्चन में मैंने बताया, वही क्वेश्चन जो है आगे आ गया है। तो आप लोग अब इसको तो आसानी से आंसर दे सकते हैं कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से घेघा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, या मधुमेह रोग होता है, या हैजा रोग होता है। आप इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से हम कह सकते हैं कि जो है डायबिटीज होता है। डायबिटीज मतलब डायबिटीज होता है। और ये आयोडीन की कमी से जो घेघा रोग होता है। जैसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया जो बच्चों होता है वो आयरन की कमी से होता है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो उसमें जो है एनीमिया रोग हो सकता है। तो ये जो हमारा जो इसका आंसर जो बनेगा मधुमेह बनेगा, डायबिटीज बनेगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये डायबिटीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आप बता सकते हैं ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। या गंगा होगा, गंगा नदी होगा, या यमुना होगा, या सरस्वती होगा, या सिंधु होगा। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है, चारों ऑप्शन में से हम कह सकते हैं कि चारों ऑप्शन में से ये कौन सा सही होगा? चारों ऑप्शन में से ये इसका ऑप्शन सही है, सरस्वती। सरस्वती जो है ऋग्वेद में पवित्र नदी मानी, सबसे पवित्र नदी मानी गई है। तो चलिए हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, हर एक एग्जाम में आता है। आप समझिए इस पे जो है इसका जो है खास तौर पे पढ़िएगा कि भारतीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड माउंटबेटन है। तो ये हमारा जो भारतीय स्वशासन का जनक जो किसे जाना जाता है, ये हमारा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो है 11वां क्वेश्चन होगा, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उद्यानों से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन सा उद्यान कहाँ है। तो जैसे हमारा ये ऑप्शन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल, ये ऑप्शन है। बी है मध्य प्रदेश में है, सी है असम में है, डी है गुजरात में है। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है कहाँ पर पड़ेगा? असम, असम में पड़ेगा। असम में पड़ेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है। ये हमारा ऑप्शन बनेगा सी, इसका ऑप्शन बनेगा सी। अगर आपसे पूछ सकता है और भी जो है एग्जाम में आ सकते, कोई जरूरी नहीं कि यही आ गया, लेकिन जो है राष्ट्रीय उद्यान से आना है। जैसे गिर पूछ लिया, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हम कह सकते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में स्थित है। मध्य प्रदेश में पूछ सकता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है कहाँ है? एमपी में है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये हमारा है पीली क्रांति। अब क्रांति से देखिए हर एग्जाम में यूपी पुलिस में भी आया था। इससे पहले जो एग्जाम हुआ है 60,244, उसमें जो वैकेंसी थी उसमें भी आया था क्रांति से लेकर क्वेश्चन। और इस एग्जाम में आने तय है कि क्रांति से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। जो है जैसे पूछा है पीली क्रांति का संबंध किससे है? आप बता सकते हैं। जैसे पीली क्रांति का संबंध क्या? दुग्ध उत्पादन से है, ए वाला ऑप्शन है हमारा। बी वाला जो है आप बता सकते हैं तिलहन उत्पादन से है, या सी हमारा ऑप्शन है मछली उत्पादन से है, या खाद्यान्न उत्पादन से है। आप लोग जो है इसको बताइए कि ये कौन सा जो है इसमें पीली क्रांति का संबंध किससे होगा? पीली क्रांति का जो संबंध होगा ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग जो है कमेंट करके या बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारे समझ से या जो पीली क्रांति का संबंध है, ये ऑप्शन जो होगा ये तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला इसका सही होगा। और भी पूछ सकता है जैसे श्वेत क्रांति। अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है,
श्वेत क्रांति का संबंध जो होता है बच्चों, जैसे ये पूछे श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत क्रांति का संबंध जो है, श्वेत क्रांति का संबंध जो दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, तो ये मछली उत्पादन पूछ सकता है। नीला क्रांति या नीली क्रांति बोलते हैं, नीली क्रांति भी बोल सकते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये जो है नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति जो है इसके जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? ऑप्शन ए है हमारा गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा कावेरी या नर्मदा नदी। आप लोग इसमें से बताइए, ये हर एग्जाम में ये भी आता है भाई, कोई भी एग्जाम हो ये जरूर पूछता है कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा यमुना बनाती है, तो पूछ लेगा सुंदरबन डेल्टा क्या है, मतलब सबसे बड़ा डेल्टा है या ऐसे छोटा है, या इस तरीके से आता है। तो इसमें सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा यमुना बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बनाता है, कृष्णा कावेरी बनाता है, नर्मदा नदी बनाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी है। सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन सही होगा बी वाला सही होगा। यह दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? जो नदियां जो है मिट्टी ले आती हैं उससे निर्माण होता है, जो नदियां बहा करके मिट्टी ले आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा हमारा जो आ गया, अपृष्टता का किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप लोग बता सकते हैं ये जो है अपृष्टता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है हमारा ए ऑप्शन है, आर्टिकल जो है 14 है, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 है, या सी वाला ऑप्शन अनुच्छेद 17 है, या डी वाला 18 है। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपृष्टता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा ऑप्शन जो बनेगा इसमें आर्टिकल 17 बनेगा। आर्टिकल 17 कहता है कि भाई किसी से छुआछूत भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। विधि मतलब क्या होता है? कानून। कानून सभी के लिए समान होगा। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 देखिए, आर्टिकल नंबर 15 भी पूछ सकता है आपसे कि आर्टिकल नंबर 15 में कहा किसी व्यक्ति को जाति, लिंग या जन्म स्थान या मूल वंश इससे किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 18 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 18 में जो ये बात कही गई है, इसमें बच्चों जो उपाधियों का अंत है, ये भी एग्जाम में आता है। उपाधियों का अंत के बारे में इसमें बात की गई है। उपाधियों का अंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये आप लोग बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ए ऑप्शन है हमारा 42वां संविधान संशोधन, बी है 44वां संविधान संशोधन, या सी कह सकते हैं 52वां संविधान संशोधन है, या डी कह सकते हैं 73वां संविधान संशोधन है। तो इसमें कौन सा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन क्या है? संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। ये जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 1978 में इसे जो है विधिक कानून बना दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जीवी मावलंकर है, ए ऑप्शन है, या सुकुमार सेन है, के सुंदरम है, या टी स्वामीनाथन है। इसमें से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, जो है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बच्चों जो है, प्रथम अगर पहला पूछेगा तो
कुमार सेन है। अगर वर्तमान में पूछे, अगर यही पूछता कि भाई वर्तमान में कौन है, क्योंकि भाई लेटेस्ट पेपर दे रहे हैं, अभी होने वाला है, तो वर्तमान ही पूछेगा। पहले का भी पूछ सकता है और वर्तमान का भी पूछ सकता है। वर्तमान में है कौन सा है, ये हम कह सकते हैं ज्ञानेश कुमार है। ये कौन सा है, ज्ञानेश कुमार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, रिपीटेड आता है। अगर इकोनॉमिक्स या किसी से पूछा जाता है तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, वित्त मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है। ये समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांस बहुत है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है, आप लोग बताइए कि राष्ट्रपति होता है, वित्त मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है या गृह मंत्री होता है। इसमें से कौन होता है, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा, आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या ऑप्शन बन सकता है इसका। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा इसमें नीति आयोग का अध्यक्ष जो है, ये सी वाला ऑप्शन बनेगा। सी वाला ऑप्शन है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगर पूछे नीति आयोग का मतलब जो है स्थापना या गठन कब किया गया था, नीति आयोग की स्थापना पूछ सकता है। तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का जो है गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो आपको पता ही है प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का नेशनल फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कार का मात्रक क्या होता है, कार का मात्रक जो होता है इसमें आप बताइए, जूल होता है या न्यूटन होता है या वाट होता है या जो है डाइन होता है। तो इसमें जो आप बता सकते हैं कि कार का मात्रक क्या है, जूल है, न्यूटन है, वाट है, डाइन है। तो कार का मात्रक इसमें से होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए या बता सकते हैं कि जो है इसमें कौन सा ऑप्शन, ए वाला सही होगा, बी वाला सही होगा, सी वाला सही होगा या डाइन मतलब डी वाला सही होगा। तो हमारा जो कार का मात्रक है, ये जो होता है कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार का मात्रक क्या, ए वाला ऑप्शन सही है, जूल। जूल जो होता है हमारा कार का मात्रक। न्यूटन आपसे ये भी पूछ सकता है बच्चों की न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, बल। बल जो है बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन। वाट, वाट भी पूछ सकता है आपसे। 4 ऑप्शन है तो भाई कुछ भी दे सकता है, उसमें से कोई भी ऑप्शन उठा सकता है। तो न्यूटन, वाट, वाट जो होता है ये जो है शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है ये आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमारा ऑप्शन है अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है या रूस से लिया गया है या कनाडा से लिया गया है। आप लोग बता सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य ये भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अधिकतर छोटे एग्जाम में जैसे यूपी कांस्टेबल हुआ या अभी जो यूपी होमगार्ड की आने वाली लेखपाल में भी चल जाएगा, जीएसजी के सेम आनी है स्टेट लेवल में। तो आप कह सकते हैं मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से जोड़ा गया था। तो ये हमारा जो जोड़ा गया था ये रूस के संविधान से जोड़ा गया था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य, बच्चों मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान से, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन जो है, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और किस समिति पे जोड़ा गया था, ये भी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ये भी पूछ सकता है कि जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था, इन्हीं की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य का भाग आपसे पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य का भाग जो होगा 4 का। और आर्टिकल अगर पूछ ले इसी में, ये भी पूछ सकता है। आर्टिकल 51 के का में जोड़ा गया था, 51 के का में जोड़ा गया था इसे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये बताइए। विटामिन सी का रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सीफेरॉल है या टोकोफेरॉल है? हमारा इस चार ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम ए है रेटिनॉल, बी है एस्कॉर्बिक एसिड, सी है कैल्सीफेरॉल या डी आप कह सकते हैं टेकोफेरॉल। ये जो है एग्जाम में जैसे कुछ विटामिन है जो है इनके रासायनिक नाम जो है पूछ सकता है कि क्या क्या होते हैं। जैसे इसमें पूछा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है बच्चों, ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। हमारा जो ऑप्शन होता है बी सही है। और अगर आपसे विटामिन बी का तो चलो पता चल, विटामिन सी का तो चलो पता चल गया कि ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर आपसे यही पूछ सकता था कि बच्चों की विटामिन ए का रासायनिक नाम बता सकते हैं आप। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होगा ये रेटिनॉल होता है। विटामिन ए जो है, विटामिन ए का जो होता है ये रेटिनॉल होता है। और ये जो कैल्सीफेरॉल, आप लोग बताइए अगर किसी को पता हो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं या टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल जो होता है ये हमारा विटामिन डी को बोलते हैं। रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो होता है ये विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। ये मतलब एग्जाम में कोई ना कोई आपको जो है मिलने तय है। एक पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन हमारे कौन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन आप लोग बता सकते हैं कौन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। आप लोग बताइए। जैसे चोट लगती है तो हमें ब्लड आना चालू हो जाता है, तो वो जो रुकता है वही कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। ये विटामिन ए है या विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है। तो रक्त का थक्का जमने में हमारा बच्चों ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन जो बनेगा ये डी वाला बनेगा। ऑप्शन डी वाला इसका आंसर है कि विटामिन के जो है हमारा ऑप्शन बनेगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, तो विटामिन के करता है। इसका रासायनिक नाम फ्यूलोक्विनोन होता है। इसका रासायनिक नाम अगर पूछे विटामिन के का रासायनिक नाम फ्यूलोक्विनोन होता है। विटामिन डी जान रहे हैं सूर्य से हमें मिलता है, सूर्य की ऊर्जा से जो किरण से होता है विटामिन ई। रेटिनॉल आपको बताया विटामिन ए का नाम है, टोकोफेरॉल है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन और विटामिन रासायनिक नाम में एक क्वेश्चन और आता, बहुत बार पूछा जाता है, विटामिन बी12। बच्चों ये विटामिन बी12 का बहुत रासायनिक नाम पूछा जाता है, साइनोकोबालामिन होता है। इसका क्या होता है, साइनो को बालामिन। ये समझ लीजिए विटामिन बी12 का पूछ लेता है, ये मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट साइनोकोबालामिन है। या आपसे पूछे विटामिन बी1 का, विटामिन बी1 का क्या रासायनिक नाम हो सकता है। विटामिन बी1 का थायमीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस, आप लोग तो हंसते होंगे लेकिन उस तरीके से नहीं हंसते होंगे। अगर आप लोगों को ये गैस जो है सुम्हा दिया जाए या बोलते हैं पास में अगर खोल दिया जाए गैस को, तो आप लोग हंसते ही रहेंगे सारा दिन। तो ये हमारा जो है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, आप बता सकते हैं इसमें, या नाइट्रोजन है। तो हमारा लाफिंग गैस जो होगा इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए बनेगा सही आंसर है, बी है सही आंसर है, या डी है सही आंसर है, या सी सही आंसर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। हंसाने वाली गैस का इसमें ऑप्शन जो हमारा बनेगा, ऑप्शन जो बी बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका जो है रासायनिक नाम है, N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये भी भाई अगर फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में तो समझ लीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने तय है। और ये देखिएगा जितना मैं क्वेश्चन लेके आया हूं
इसमें से एक दो क्वेश्चन तो छपने हैं, पक्का छपेगा इस एग्जाम में, होमगार्ड के एग्जाम में, जो भी है जिस डेट को है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है समय का है, तीव्रता का है, दूरी का है, गति का है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए सही है, या बच्चों ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी सही है, या ऑप्शन डी सही है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष बता रहे हैं, जैसा कि देखो हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों, हमारे टीम के मेंबर भी जो है कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने वो कमेंट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि सी वाला ऑप्शन सही है, दूरी। तो इसका प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? लाइट ईयर जो है ये दूरी का इकाई का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। कथक, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है केरल का है, तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का है। आप लोग बता सकते हैं कि कथक जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य ऑप्शन हमारा है, ए केरल है, और बी तमिलनाडु है, और सी जो है हमारा उत्तर प्रदेश है, और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। आप इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा बच्चों ऑप्शन इसमें जो सही होगा चारों में से कथक का शास्त्रीय नृत्य जो होगा ये उत्तर प्रदेश होगा। अगर यहीं से पूछा कथक, मतलब ये अगर पूछ लेता है आधा था कथक, कथक केरल में चला जाता, या भरतनाट्यम, अगर आपसे पूछे कि भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य पूछ लेता, भरतनाट्यम भी आता है, बहुत ही ये हर एग्जाम में रिपीट होता है भरतनाट्यम। इसका जो है ये भरत ना भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का भी बहुत पूछता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है सॉरी कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये बोलता है कि मतलब कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? ये हमारा अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन नंबर है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म आगरा में हुआ था, या बाराबंकी में हुआ था, कासगंज पटियाली में हुआ था, इटावा में हुआ था? चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आगरा में, ये यूपी जीके है, यूपी जीके में आता है बच्चों। तो आप बता सकते, क्योंकि इसमें हमारे सिलेबस में यूपी जीके भी है, क्योंकि हम यूपी का ही पेपर दे रहे हैं, यूपी होमगार्ड हुआ, यूपी पुलिस या लेखपाल हुआ, तो कंपलसरी इसमें यूपी जीके आता ही आता है। तो हमारा जो है अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था कासगंज पटियाली में हुआ था। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारा ये अमेठी में है, लखनऊ में है, रायबरेली में है, या डी वाला है आगरा में है? आप लोग बता सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों, बी वाला होगा, या सी वाला होगा, या डी वाला? आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा जो है सही होगा, जो है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? तो हम जो कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा पड़ेगा अमेठी के फुर्सतगंज में पड़ेगा, अमेठी के फुर्सतगंज में पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओजोन वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ये भी जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि पूछता है ओजोन जो है परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन बच्चों हमारा ये है कि क्षोभ मंडल में, बी है समताप मंडल में, या सी है मध्य मंडल में, या डी है आयन मंडल में? चारों ऑप्शन में से आप बताइए कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? इसमें ए वाला सही होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इसमें से कौन सा सही होगा बच्चों? तो हमारा जो आंसर बनेगा, सॉरी हमारा जो आंसर बनेगा इसमें कौन सा बनेगा? बी वाला ऑप्शन सही है, कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है बच्चों। अगर पूछे कि आप लोगों से एक क्वेश्चन, ये मौसमी जो घटनाएं होती है, जो मौसमी घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान, बेटा ये किस मंडल में होती हैं? तो मौसमी घटनाएं जो होती हैं
हम कह सकते हैं क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। इसको मैं मौसमी घटनाएं जो बता दे रहा हूँ कि ये क्षोभ मंडल में होता है, लिख दे रहा हूँ कि मौसमी जो है, मौसमी घटनाएं आपसे पूछ सकता है कि मौसमी घटनाएं जो होती है ये कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। और ये आयन मंडल, आयन मंडल क्या है, आयन मंडल में जैसे जो रेडियो तरंगे या जो हमारा एरोप्लेन उड़ता है या जो हम लोग टीवी भी लगाते हैं तो रेडियो तरंगे जो है इसमें आयन मंडल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये देखिए गलत पेज लग गया, थोड़ा सा ब्लैंक है, आगे चलते हैं। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, हमारा 28वां क्वेश्चन है बच्चों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक से भी क्वेश्चन मैंने रखा है जो कि ये हर एग्जाम में आया था, इसलिए इसको रख लिया है पीपीटी में कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी है, ए ऑप्शन है, बी है सरदार पटेल है, सी है जवाहरलाल नेहरू है, डी है राजेंद्र प्रसाद है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बच्चों जो है हमारे हैं डॉक्टर, ये है सॉरी डॉक्टर नहीं, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। इन्हें प्रेम से चाचा नेहरू भी बोलते थे, तो इन्हें प्रेम से क्या कहते थे, चाचा नेहरू भी बोलते थे। तो इनका जो है, और एक ऑप्शन मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थाई भारतीय संविधान के अस्थाई सदस्य पूछ सकता कौन थे, भारतीय संविधान के अस्थाई सदस्य जो नियुक्त किए गए थे, अस्थाई सदस्य जो नियुक्त किए गए थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वैसे बिहार के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे, और ये झंडा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर क्वालिटी में पूछा जाता है तो ये अगर पूछे कि झंडा है, झंडा समिति के अध्यक्ष रहे हैं, ये बच्चों क्या रहे हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, झंडा समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की पत्रिका आपको बताया था यंग इंडिया है, और यंग इंडिया है, नवजीवन है, इनकी पुस्तक है। और एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ए ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह है, गोविंद वल्लभ पंत हैं, चंद्रभानु गुप्त हैं, या डॉक्टर संपूर्णानंद है। तो बच्चों बताइए कि इसमें उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। तो ए ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, बी ऑप्शन है हमारा जो है गोविंद वल्लभ पंत है, और सी ऑप्शन है चंद्रभानु गुप्त है, या डॉक्टर संपूर्णानंद। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बच्चों। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें बनेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये गोविंद वल्लभ पंत है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। देखिए पक्षी विहार से कोई ना कोई क्वेश्चन तो बच्चों आएगा ही आएगा आप लोगों में, ये देख लीजिए कोई ना कोई शिफ्ट में आना तय है। तो इसमें पूछा उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बलिया में है, संत कबीर नगर में है, गोंडा में है, रायबरेली में है। तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो बखीरा पक्षी विहार बच्चों जो हमारा ऑप्शन इसमें बनेगा, इसमें बनेगा संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार पड़ेगा। और एक ये भी पूछ सकता है, बहुत एग्जाम में आया है बच्चों की सुरहा ताल, सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य बच्चों जो है ये पूछ सकता है, क्या है सुरहा, सुरहा ताल, सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य बच्चों जो है कहाँ स्थित है, सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य जो है बलिया में है। और गोंडा में क्या है, गोंडा में पूछ सकते हैं, हमारे पांडे सर जो है गोंडा के ही है, तो गोंडा के बारे में बता सकते हैं। तो सर बताइए कि इसमें क्या सही होगा कि गोंडा में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है। इसमें है पार्वती अर्गा, सर ने बताया कि पार्वती अर्गा कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य।
पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बेटा, यहीं तक था, तो आज हम अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं। और ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 ही क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको देख के जाइएगा और इसमें से जरूर ना जरूर 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के आने ही आने हैं। बाकी ये सेशन चलता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। बाकी आज का सेशन यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।